अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्टर्स। ठीक है। अब कंपनी जो है, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है। शेयर होल्डर्स जो है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? कंपनी को रन करना। तो कंपनी की मैनेजमेंट करना, कंपनी को रन करना, वो डायरेक्टर का काम होता है। और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। अब डायरेक्टर होता क्या है? द टर्म डायरेक्टर्स इंक्लूड एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय वट एवर नेम कॉल्ड। द डिसीजन इज द डिसीजन एज टू वेदर समवन इज डायरेक्टर इज देयर फॉर बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, नॉट देयर टाइटल। बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेफिनेशन है। डायरेक्टर वर्ड का मतलब होता है वो बंदा जो कि डायरेक्टर वाले काम कर रहा हो। ठीक है। जिसने डायरेक्टर की पोजीशन ऑक्युपाई की हो, बेशक वो खुद जो मर्जी हो, उसकी अपनी जो मतलब वो चाहे बेशक कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे वो बेशक असिस्टेंट हो, चाहे वो किसी और पोस्ट पे हो कंपनी में। लेकिन अगर वो काम जो है वो डायरेक्टर्स वाले कर रहा है, ठीक है, यानी कि लोग उसके काम, उसके कहने पे आदी, जो वो काम करता है उसको फॉलो करने के आदी हैं, लोग उसके इंस्ट्रक्शंस मान रहे हैं कंपनी में, वो डायरेक्टर ही कहलाएगा। ठीक है। डायरेक्टर जो है वर्ड आप यूज करते हो उस बंदे के लिए जो कि डायरेक्टर्स वाले काम कर रहा है। ठीक है। ना कि मतलब उसका फॉर्मली डायरेक्टर अपॉइंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो एक कंपनी है, उसमें एक बंदा है, फॉर एग्जांपल वो फॉर्मली डायरेक्टर अपॉइंट है, एक और बंदा है वो कंपनी का कोई सीनियर एम्प्लॉय होगा, अगर वो भी जो काम कर रहा है वो डायरेक्टर वाले है तो हम उसको भी डायरेक्टर ही बोलेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये कि द डिसीजन एज टू वेदर समवन इज डायरेक्टर इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। कि किसी को डायरेक्टर कहना आप तब कहेंगे कि जब वो काम क्या कर रहा है उसकी बेस पे आप कहेंगे कि ये डायरेक्टर है या नहीं, नॉट देयर टाइटल। एक्चुअली में वो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ या नहीं ये मैटर नहीं करता। ठीक है। बाकी ये डायरेक्टर मस्ट नॉर्मली भी एज एटलीस्ट 16, कम से कम 16 साल उम्र होनी चाहिए डायरेक्टर की। एंड डायरेक्टर मस्ट बी ए नेचुरल पर्सन, यानी कि एक नेचुरल पर्सन हो। ठीक है। एक इंसान हो, एक बंदा हो जिसको आप डायरेक्टर कह सकते हो। अब दो तरह के डायरेक्टर्स हैं। नंबर वन, डिज्यूट डायरेक्टर। डिज्यूट डायरेक्टर क्या होता है? अ पर्सन हु इज फॉर्मली एंड लीगली अपॉइंट और इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड गिव्स रिटन consent टू होल्ड द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर। वो बंदा जिसको आपने एक फॉर्मल और लीगल तरीके से इलेक्ट किया डायरेक्टर, और उसने consent दी हुई है कि वो डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड करेगा। ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, वो बंदा जो है वो डिज्यूट डायरेक्टर कहलाएगा। ठीक है। यानी कि जो फॉर्मली अपॉइंटेड डायरेक्टर होगा उसको आप डिज्यूट डायरेक्टर कहेंगे। नंबर टू, डिफेक्टो डायरेक्टर। डिफेक्टो डायरेक्टर कौन सा होगा? पर्सन हु इज नॉट अ डिज्यूट डायरेक्टर, वो बंदा जो कि डिज्यूट डायरेक्टर नहीं है, यानी कि फॉर्मली उसको अपॉइंट से अपॉइंट नहीं किया गया, लेकिन वो डायरेक्टर्स वाले काम करता है। जो काम डायरेक्टर्स करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट में, वही बंदा वो भी काम कर रहा है, उसको आप डिफेक्टो डायरेक्टर बोलेंगे। ठीक है। ऊपर मैंने आपको डायरेक्टर डेफिनेशन में बात बताई थी कि जरूरी नहीं है कि वो बंदा फॉर्मली अपॉइंट हुआ या नहीं हुआ, आपने उसका काम देखना है कि अगर वो डायरेक्टर्स वाले काम कर रहा है तो बेशक वो फॉर्मली अपॉइंट ना हो, उसको हम डायरेक्टर कहेंगे। और कौन सा डायरेक्टर कहेंगे? डी फैक्टो डायरेक्टर। एनी पर्सन हु इज नॉट टेक्निकली डायरेक्टर, वो बंदा जो कि टेक्निकली तो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ, वो डायरेक्टर नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू हुज डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस अदर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज आर एकस्टम टू एक्ट। कस्टम टू एक्ट का मतलब होता है आदी होते हैं। वो बंदा जो कि फॉर्मली तो डायरेक्टर अपॉइंट ना हुआ हो, लेकिन जिसकी बातों को, जिसकी इंस्ट्रक्शंस को बाकी लोग जो है मानने के आदी हो कंपनी में। ठीक है। तो वो बंदा भी जो है उसको हम डिफेक्टो डायरेक्टर बोलेंगे। ठीक है। A de facto director owes the same duties to the company as de jure directors. He is subject to same statutory duties and prohibitions, and he also owes fiduciary duty to the company. डिफेक्टो डायरेक्टर्स की वो सारी ड्यूटी होंगी जो कि एक डिजूर डायरेक्टर की होती हैं, सेम रिस्ट्रिक्शंस प्रोहिबिशन उस पर अप्लाई होंगी जो कि डिजूर पे होती हैं। और इसकी फिड्यूशियरी ड्यूटी है कंपनी की तरफ। फिड्यूशियरी ड्यूटी की क्या कहलाती है? ट्रस्ट। ट्रस्ट की बेस पे ड्यूटी। ठीक है। ड्यूटी बाय ट्रस्ट के, उस पे ट्रस्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसकी बातों को माना जा रहा है, तो उस ट्रस्ट के अकॉर्डिंगली उसको जो है ना, उस ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है। ठीक है। उसको कुछ ड्यूटीज है, हम बात भी करेंगे आगे, वो परफॉर्म करनी है। ये हो गया डिफेक्टो डायरेक्टर। इसके बाद डायरेक्टर्स की टाइप क्या है? एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि बेसिकली सीईओ होता है कंपनी का। ठीक है। और ये अपॉइंट किया जाता है टू कैरी आउट ओवरऑल डे टू डे मैनेजमेंट फंक्शंस। अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू कैरी आउट ओवरऑल डे टू डे मैनेजमेंट फंक्शन। सीईओ के अंदर जो है, या एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर बाकी सारे डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर,
इसके अलावा आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई अगर डायरेक्टर है तो वो आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली सीईओ के अंदर जो है ना सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। सेल्स डायरेक्टर हो गया, सही है, सीईओ उनका हेड होता है। डायरेक्टर जो कि ओवरऑल डे टू डे मैनेजमेंट फंक्शंस देखता है कंपनी के, ठीक है, उसको आप एमडी बोलते हो। द मॉडल आर्टिकल्स अलाउ द बोर्ड टू डेलीगेट द एमडी सीईओ एनी पावर्स दे सी फिट। मॉडल आर्टिकल्स ये कहते हैं कि जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो इसको पावर देगा, ठीक है, ये काम है इसकी, ये अथॉरिटी है। एमडी सीईओ हैज अ डुअल रोल। एमडी सीईओ के दो रोल्स होते हैं, एक वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होता है और दूसरा वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है कंपनी का, ठीक है, यानी कंपनी को उसको चलाना होता है, उसका हेड होता है, ठीक है। बाकी इस केस में हमने पढ़ा था कि द एमडी सीईओ हैज एन अपेरेंट अथॉरिटी टू एंटर इनटू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कमर्शियल नेचर। जो एमडी होता है कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसकी एक अपेरेंट अथॉरिटी होती है कि वो कमर्शियल नेचर के हर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। केस हमने डिस्कस किया था एजेंसी लॉ में, ठीक है। अपेरेंट अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि उसकी पोजीशन से क्या चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। उसकी पोजीशन को देख के क्या लगता है बायर वाली पार्टी को कि उसके पास क्या ड्यूटी होगी। तो एमडी सीईओ के पास एक अपेरेंट अथॉरिटी होती है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कमर्शियल नेचर के कर सकता है, सही है। बाकी इसके बाद अगला है शेडो डायरेक्टर। शेडो डायरेक्टर होता है पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर accustomed टू एक्ट। शेडो डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसके कहने पे जो है लोग जिसके कहने पे, जिसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लोग आदी हैं, उसको आप शेडो डायरेक्टर बोलते हैं। डिफेक्टो डायरेक्टर की टाइप होती है एज डिस्कस्ड अर्लियर। दिस मींस दैट इफ द पर्सन फंक्शन इट इज द पर्सन फंक्शंस rather than their title that defines them as a director। ये पर्सन का जो फंक्शन होता है रादर देन डे टाइटल, जो कि उसको डायरेक्टर डिफाइन करता है, यानी अगर वो काम डायरेक्टर वाले का रहा है तो वो डायरेक्टर ही कराएगा, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फॉर्मली अपॉइंट हो। यूज टू रेगुलेट एक्टिविटी बाय दोज हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कंपनी। अपनी जो कंट्रोल है बेसिकली उसको एक्सर्ट करता है, एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि उनको फॉलो किया जाए, बट ट्राई टू इवेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पोटेंशियल लाइबिलिटीज एज अ डायरेक्टर। अब ये बात समझने वाली है कि एक बंदा जो है वो काम तो डायरेक्टर वाले कर रहा है, लेकिन वो फॉर्मली सामने नहीं आता कि जी मैं डायरेक्टर हूँ, अपने आप को डायरेक्टर कहलवाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो डायरेक्टर्स की लाइबिलिटीज होती हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनसे बचना चाहता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, लेकिन आपके फादर जो हैं वो जो आपको बात गाइड करते हैं, वो जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कंपनी को ऐसे ऐसे चलाना है, आप सारी की सारी वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आपके फादर डायरेक्टर तो अपॉइंट नहीं है ना कंपनी में, तो आप काम करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं, तो वो शेडो डायरेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। यूजली लोग शेडो डायरेक्टर इसलिए होते हैं कि वो कंपनी को अपनी मर्जी से चलाएं, सारा कुछ करें, लेकिन जो लाइबिलिटीज है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनसे बच सकें, लीगल जो चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर एक बंदा शेडो डायरेक्टर पता चल जाता है कि अरे कंपनी का शेडो डायरेक्टर है, बेशक वो कंपनी का पार्ट नहीं है, बेशक वो कंपनी का पार्ट नहीं है, लेकिन वो बैक ऑफ द पिक्चर वो सारा कुछ चला रहा है, तो वो शेडो डायरेक्टर ही कहलाएगा। और उस पे भी वो सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो कि नॉर्मल डायरेक्टर पे होते हैं, ठीक है। नॉट अ शेडो डायरेक्टर इफ एडवाइस इज गिवन ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। अगर आपने एक एडवाइजर रखा हुआ है, यानी कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट या लॉयर रखा हुआ है, तो वो जो आपको गाइडेंस देता है वो तो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी के हिसाब से देता है ना, उसको आप शेडो डायरेक्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिए गाइडेंस तो वो भी दे रहा है, एडवाइजरी तो वो भी कर रहा है, लेकिन उसको आप शेडो डायरेक्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो अपनी प्रोफेशनल जॉब कर रहा है जिस मकसद के लिए आपने उसको हायर किया हुआ है। बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है वो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है कंपनी का, मैनेजमेंट में उसका पार्ट होता है, ठीक है, वो सैलरी ले रहा होता है कंपनी से। उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है जो कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, उसको परफॉर्म करना होता है। मे बी डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेशल टाइटल सच एज सेल्स डायरेक्टर और फाइनेंस डायरेक्टर, जैसे कि सेल डायरेक्टर हो गया, फाइनेंस डायरेक्टर, से सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो सबसे हेड होता है वो कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो कि पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते, पार्ट टाइम होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, आउटसाइड एक्सपर्टीज बोर्ड में लेके आते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स होते हैं, वो एक्सपर्टीज लेके आते हैं बोर्ड में, इंडिपेंडेंट व्यू देते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है उस पर कंट्रोल एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। इनकी भी सेम ड्यूटीज और कंट्रोल्स होते हैं और लाइबिलिटीज होती हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की होती हैं, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बीओडी, वो दो तरह के डायरेक्टर्स से कंप्राइज हुआ होता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दूसरा होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो कंपनी के काम कर रहा होता है, कंपनी का एम्प्लॉय होता है, ठीक है। परफॉर्म कंपनी फंक्शंस, ठीक है, परफॉर्म डेली टास्क,
मैनेजमेंट कर रहा होता है, कंपनी के काम कर रहा होता है, जैसे कि ये आपका सेल्स डायरेक्टर हो गया, सेल्स रिलेटेड काम कर रहा है, फाइनेंस डायरेक्टर हो गया, फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहा है। दूसरा होता है एनईडी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसका काम होता है बोर्ड को रन करना, ठीक है। अब जितनी जो कमेटीज बनती हैं, ऑडिट कमेटीज होती हैं, उसमें ये भी शामिल होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है। ये इंडिपेंडेंट बंदा होता है, ये बाहर से आया होता है, और ये चेक एंड बैलेंस रख रहा होता है एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स में। देखें, अगर सारे ही कंपनी के अंदर के डायरेक्टर्स आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डाल देंगे, तो फिर तो वो लोग जो चाहेंगे अपनी विश के हिसाब से अपनी मर्जी का बंदा ले आएंगे ना। तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ, मेरिट पे तो कोई नहीं आएगा, डायरेक्टर्स जिसको चाहेगा ला सकता है। तो इसीलिए बाहर से इंडिपेंडेंट जो है थर्ड पार्टी आती है, जिसको आप एनईडी बोलते हो, आप उनको हायर करते हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, जो कि कंपनी की मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते, ठीक है। लेकिन वो जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनमें उनका पार्ट होता है, ठीक है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के कामों पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि यार क्या ये काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए कंट्रोल एक्सर्ट करते हैं, सही है। तो और एक्सपर्टीज भी लेके आते हैं, अपनी एडवाइजरी भी देते हैं, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो एक्सपीरियंस बंदा होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इन दोनों से कंप्राइज हुई होती है, दोनों से बनी होती है, ठीक है। इसके बाद चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो है, जो चेयर कर रहा हो मीटिंग, ठीक है, जो हेड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है, उसको आप चेयरमैन बोलते हैं। स्पोक्स पर्सन ऑफ द कंपनी होता है एज अ कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट उसके पास होता है। कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है कि इन केस इफ वोट्स आर इक्वल, अगर कोई डिसीजन लेनी है और एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स के वोट्स बराबर हो गए एक डिसीजन पे, ठीक है, 4-4 हो गए, तो इस बंदे के पास जो है ना कास्टिंग वोट होगा, यानी कि ये वोट उस सिचुएशन में कास्ट कर सकता है अगर वो वोट इक्वल हो। तो ये जिस तरफ वोट देगा उसी तरफ वही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। एक चीज आपने और याद रखनी है, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हमेशा लेस इन नंबर्स होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के नंबर ज्यादा होने चाहिए, ताकि जो डिसीजन है वो मेरिट पे ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा चांसेस हो कि डिसीजन मेरिट पे, सही है। बाकी ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर टू अटेंड एंड वोट फॉर देम एट बोर्ड मीटिंग्स व्हिच दे आर अनएबल टू अटेंड। अगर एक डायरेक्टर है वो फॉर एग्जांपल बीमार है और उसकी वजह से वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा, तो वो अपने बिहाफ पर किसी और बंदे को भेज सकता है, ठीक है। क्या यार तुम मेरे बिहाफ पर चले जाओ, और जो उसने जाहिर सी बात है वोट वगैरह देनी है उसको बता देगा उसको, क्या फलाने को आप वोट देता है, ठीक है, डिसीजन के हवाले से। तो अल्टरनेट डायरेक्टर कहलाता है। कैन बी अनदर डायरेक्टर विद इन द सेम कंपनी और मोर यूजली एन आउटसाइडर। अल्टरनेट डायरेक्टर्स आप किसी कंपनी के अंदर ही किसी डायरेक्टर को अपना अल्टरनेट डायरेक्टर बना सकते हैं, या फिर आउटसाइडर को किसी को भी जो है आप कह देंगे, किसी थर्ड पार्टी को जो कंपनी से हट कर हो, कि यार तुम मेरे बिहाफ पर इस मीटिंग को अटेंड कर लो, तो ऐसा बंदा अल्टरनेट डायरेक्टर कहलाता है। अब अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन और रिमूवल की बात करते हैं डायरेक्टर की। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी जो है नीड्स मिनिमम ऑफ टू, कि जब हमने रजिस्ट्रेशन में भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 7 में, कि पब्लिक कंपनी जो है उसके एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। जबकि प्राइवेट कंपनी का जो है एक ही डायरेक्टर होना चाहिए। कोई स्टैचुरी मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, कोई मैक्सिमम नहीं है कि यार इतने मैक्सिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए। बट आर्टिकल्स में स्पेसिफाई मैक्सिमम नंबर। हाँ, आर्टिकल्स जो है कंपनी के वो एक अगर आपने आर्टिकल्स के तहत कुछ मैक्सिमम नंबर रखा हुआ है तो फिर आप उसी को फॉलो करेंगे। आर्टिकल्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यार हमारे मैक्सिमम 20 डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो बस आपने उसको फॉलो करना है। लेकिन बाय लॉ जो है, जो कंपनी लॉ है, उसके तहत कोई स्टैचुरी मैक्सिमम नहीं होता, ठीक है। आर्टिकल्स जो इंडिविजुअल कंपनी की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो वो बनाते हैं उसके तहत वो सेट आउट कर सकते हैं कि क्या मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। अब अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है, यूजुअली अपॉइंटेड बाय एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स और बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। जो एक डायरेक्टर होता है उसको एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जो है वो या तो अपॉइंट करता है, या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यानी कि 50% प्लस वोट्स के साथ शेयर होल्डर्स जो है वो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक आपने डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो शेयर होल्डर्स की 50% प्लस वोट्स चाहिए होंगी। 50% से ज्यादा शेयर होल्डर्स अगर एग्री हैं कि हाँ ठीक है ये बंदा, तो आप उस बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, या तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स करते हैं या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू होता है। डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी शुड जनरली बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली। पब्लिक कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको इंडिविजुअली आपने वोट करना है, ठीक है। 3 डायरेक्टर्स आपने हायर किए हैं, तो हर डायरेक्टर की इंडिविजुअल वोटिंग होगी, ठीक है। और हर डायरेक्टर शेयर होल्डर्स वोट करेंगे, जो जो 50% प्लस होगा वो आप अपॉइंट कर सकते हैं। A director's action are valid now with notwithstanding that his appointment was defective। डायरेक्टर्स के एक्शन वैलिड होंगे, ठीक है, बेशक उसकी अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव थी। डिफेक्टिव का मतलब ये है कि बाद में आपको पता चल गया कि यार जो अपॉइंटमेंट हुई है बेसिकली वो प्रोसेस में कुछ मसला था, ठीक है। गलत मेथड के थ्रू या विदाउट मेरिट वो बंदा आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्टर ने एक बंदे को चूज किया कि यार इसके पास एक्सपर्टीज है, हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा,
अब वो उसको शेयर होल्डर्स ने भी अपॉइंट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि यार उसकी मतलब उसके पास वो एक्सपर्टीज नहीं थी, थोड़ा लैग कर रहा था, थोड़ी स्किल कम थी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो स्टिल उसके एक्शंस जो है वो वैलिड होंगे। मॉडल आर्टिकल्स जो है पब्लिक कंपनीज के क्या कहते हैं, देखिए मॉडल आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी के अपने आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी आर्टिकल्स जिसके नहीं है तो मॉडल आर्टिकल्स को अडॉप्ट करती है, उनको चूज करती है, ठीक है। तो मॉडल आर्टिकल्स ये कहती है कि फर्स्ट एजीएम पे सारे के सारे डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी जब बनी है उसके बाद जो फर्स्ट एजीएम होगी, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी कंपनी की, फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद 6 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की। तो हर एनुअल जनरल मीटिंग पे जो डायरेक्टर्स होंगे वो रिटायर करेंगे और अपने आप को ऑफर करेंगे फॉर री इलेक्शन बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। यानी कि कंपनी का जो पहले साल का आखिर होगा उसके बाद जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो रिटायर हो जाएंगे और अपने आप को ऑफर करेंगे फॉर री इलेक्शन, तो उनको आपको दोबारा री इलेक्ट करना पड़ेगा बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, एट ईच एजीएम। उसके बाद से वो बात कर रहा है कि उसके बाद जितनी भी एनुअल जनरल मीटिंग्स आएंगी, फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उसमें 1/3 रिटायर होंगे जो कि सीनियर हैं, ठीक है, और उनको भी आप री इलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके 9 डायरेक्टर्स थे, ठीक है, कंपनी के सेकंड ईयर में, अब सेकंड ईयर एंड पे आप 1/3 जो है, यानी कि 9 का 1/3, 3 डायरेक्टर्स रिटायर हो जाएंगे। कौन से तीन? जो सबसे सीनियोरिटी लिस्ट पे टॉप पे होंगे वो रिटायर हो गए। और अगर आप चाहते हैं कि यार वो बंदा स्टिल हमारे साथ रहे, ठीक है, तो आप उनको री इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह? बाय मीटिंग, बाय बाय इलेक्शन, सॉरी। आप उनको री इलेक्ट कर सकते हैं बाय इलेक्शन, वही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या हुआ? नंबर 1 प्रोसीजर, जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें जितने भी डायरेक्टर्स होंगे स्टार्टिंग वाले वो रिटायर होंगे और उनका री इलेक्शन होगा। उसके बाद वाली एनुअल जनरल मीटिंग से जो टॉप 3 1/3 रिटायर होंगे। अगर 6 डायरेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है 2 रिटायर होंगे। कौन से 2 रिटायर होंगे? जो कि बहुत सीनियर है। अगर आप वो चाहते हैं कि यार वो लोग ना जाए हमें छोड़ के, ठीक है, अगर वो ज्यादा एक्सपर्टीज वो ब्रिंग अप करते थे बोर्ड में, तो आप उनको री इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कैजुअल वैकेंसीज आर फिल्ड बाय द बोर्ड अंटिल द नेक्स्ट एजीएम व्हेन द न्यू डायरेक्टर्स मस्ट स्टैंड फॉर इलेक्शन। अब फॉर एग्जांपल एनुअल जनरल मीटिंग तक डायरेक्टर रहा ही नहीं, साल के बीच में चला गया, ठीक है, साल के बीच में आपने निकाल दिया, तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए वक्ती तौर पर आप जो है कोई बंदा हायर कर लेंगे, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कोई ना कोई बंदा रख लेगा। लेकिन जैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग आएगी उसमें वो बंदा जो आपने कैजुअली अपॉइंट किया था उसको भी इलेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इलेक्शन का मतलब ये होता है कि उसको एज एन डायरेक्टर फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए, यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू वो डायरेक्टर बनेगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिसिटी, कंपनी ने कंपनी हाउस को और रजिस्ट्रार को 14 दिनों के अंदर बताना है अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है, और कोई चेंजेस की। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि जो चेंजेस आप करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, तो आपने रजिस्ट्रार को नोटिफाई कर देना है 14 दिन के अंदर। आज आपने डायरेक्टर को अपॉइंट किया तो आपने 26 दिसंबर तक, ठीक है, या बेसिकली आपने नेक्स्ट 14 डेज में इन्फॉर्म कर देना है रजिस्ट्रार को कि यार हमने हाँ ये बंदे को नया अपॉइंट किया, ठीक है। और बाकी इस बंदे की जो डिटेल्स हैं वो भी आपने जो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड जो कंपनी मेंटेन करती है उसमें डाल देना है। इसके बाद सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है डायरेक्टर्स का, ठीक है, वो कैन नॉट एक्सीड 2 years अनलेस दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है या जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप डायरेक्टर के साथ करते हैं वो 2 साल से ज्यादा का आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर शेयर होल्डर्स अप्रूवल दे देते हैं कि यार 2 साल से ज्यादा का हो सकता है, ठीक है, तो फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी कि अगेन 50% प्लस वोट चाहिए शेयर होल्डर्स के, तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 2 साल से एक्सीड कर सकता है। नॉर्मली जो है आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है डायरेक्टर्स का 2 साल के ज्यादा का नहीं बना सकते, ठीक है। If this section is breached, the service contract is deemed to state that the company can terminate द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम बाय गिविंग रीजनेबल नोटिस, ठीक है। अगर ये ऊपर जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने 2 साल से ज्यादा का बना दिया तो आपने यानी कि इस सेक्शन को ब्रीच किया, तो कंपनी जो है वो टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टाइम पे रीजनेबल नोटिस दे के, ठीक है। देखें, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो डायरेक्टर्स का होता है वो 2 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 2 साल से ज्यादा का कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, अगर डायरेक्टर ने किया 2 साल से ज्यादा का, तो कंपनी जो है यानी कि शेयर होल्डर्स बेसिकली उस बंदे को निकाल सकते हैं रीजनेबल नोटिस देके, ठीक है। वही जो नॉर्मल हमने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि नोटिस पीरियड देके निकालना चाहिए, तो निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि यार इसके 2 साल से ज्यादा क्या है तो हम इसको रख लें, तो वो रख भी सकते हैं। कैसे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस। जो डायरेक्टर का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारी उसकी डिटेल्स लिखी होंगी, ठीक है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में पड़ा पड़ा होना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं कंपनी के यानी कि जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, ओनर्स होते हैं, वो जाके चेक कर सकें।
द डायरेक्टर्स ऑफ कोटेड कंपनी मस्ट प्रिपेयर डायरेक्टर्स रेमुनरेशन रिपोर्ट। जो लिस्टेड कंपनी होती है उसके डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन का मतलब होता है पेमेंट, यानी कि क्या उसको पैसे मिल रहे हैं, सैलरी, अदर बेनिफिट्स, उसके हवाले से डिटेल जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, कोटेड कंपनीज की, ठीक है। उस रिपोर्ट में सारी डिटेल्स लिखी होंगी। कॉन्ट्रैक्ट कब किया गया था, टर्म्स क्या है, नोटिस पीरियड की डिटेल्स, कोई कंपनसेशन जो उसको मिलेगी जब अगर टर्मिनेशन जल्दी कर दी, जल्दी उसको निकाल दिया फॉर एग्जांपल, तो क्या कंपनसेशन उसको मिलेगी, ठीक है। बाकी और जितनी भी चीजें, सैलरी हो गए, बेनिफिट्स हो गए, जिससे आइडिया हो शेयर होल्डर्स को कि यार ये इतना हम इसको पे कर रहे हैं, ठीक है, या हमें इतना इसको पे करना पड़ेगा जब हम निकालेंगे इसको, ठीक है। ये सारी डिटेल आपने रखनी है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ द ऑफिस ग्रेटिट्यूस पेमेंट्स मस्ट बी डिस्क्लोज टू ऑल मेंबर्स एंड अप्रूव्ड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जब एक बंदा जा रहा होगा, एक डायरेक्टर कंपनी को छोड़ के जा रहा होगा, तो जो उसकी पेमेंट्स होंगी, जो उसको आपने फॉर एग्जांपल जो भी पेमेंट्स वगैरह दी होंगी, कंपनसेशन वगैरह दी होगी, वो आपने डिस्क्लोज करनी है, मेंबर्स मेंबर्स को डिस्क्लोज करनी है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अप्रूव होनी चाहिए। एक डायरेक्टर को आपने निकाल दिया, वो जा रहा है, अब अगर फॉर एग्जांपल वो रिटायर भी हो गया, निकल रहा है, तो ग्रेटिटियस पेमेंट का मतलब ये है कि आपने उसको कोई लंप सम कोई अमाउंट दी होगी, ठीक है, जब वो निकला होगा आपने उसको कुछ पैसे दिए होंगे, हो सकता है आपने कोई गाड़ी वगैरह दी हो, कोई गिफ्ट्स दी हो, जो भी चीजें आपने दी हो जो ट्रैक्टर के जाने पे, तो वो चीजें सारी जो है आपने डिस्क्लोज करनी है शेयर होल्डर्स के साथ, ठीक है। और शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि जो डायरेक्टर जा रहा है उसको ये चीजें दी गई हैं, ठीक है, इतनी लमसम अमाउंट दी गई है, बाकी ये गिफ्ट्स वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। और वो फिर अप्रूवल होगा आपके शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल होगा तो फिर जाके जो है वो चीजें वो अपने साथ लेके जा सकता है, ठीक है। अगर वो अप्रूवल नहीं होगा तो डायरेक्टर होल्ड्स पेमेंट और ट्रस्ट फॉर द कंपनी। इसका मतलब ये है कि ट्रस्ट बेस्ड जो है ना वो पेमेंट उसके पास है, यानी कि शेयर होल्डर्स की एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स की जो क्या कहते हैं कॉन्सेंट पे बेस्ड है। ट्रस्ट बेस्ड का ये मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स अगर चाहें तो वो पेमेंट रख सकता है, ठीक है, अगर नहीं चाहें तो वो नहीं रख सकता, ठीक है। तो अगर एक डायरेक्टर जा रहा है, उसको जो भी पैसे या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, उन गिफ्ट्स को, पैसों को डिस्क्लोज करना जरूरी है मेंबर्स शेयर होल्डर्स के सामने, फिर ताकि वो उसको अप्रूवल कर सके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ, फिर ही वो उन चीजों को साथ लेके जा पाएगा, अदरवाइज नहीं लेके जा पाएगा, ठीक है। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का क्या प्रोसीजर होगा। अपॉइंटमेंट की हमने बात कर ली। डिस्क्वालीफाई मॉडल आर्टिकल्स कहते हैं कि डायरेक्टर को खुद ही ऑफिस खाली कर देना चाहिए जब वो बैंक करप्ट हो जाए, ठीक है। जब बैंक करप्ट हो जाए तो डायरेक्टर जो है ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। कंपनी डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट सीडीडीए 1986 की कुछ प्रोविजंस है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। The CDDA was introduced to prevent the misuse of limited liability status of the company by directors who would set up new company to carry on essentially the same business as an old company which had ceased trading with unpaid debts. ये जो एक्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो डायरेक्टर्स लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट को मिस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी बनाई, उस कंपनी के नाम पे मैं लोगों से उधार ले लेके निकल गया, ठीक है, मैंने छोड़ दिया, ठीक है, मैं डायरेक्टर था, मैंने कंपनी छोड़ दी। अब जाहिर सी बात है, मैं कहूंगा जी डायरेक्टर्स अलग चीज है, कंपनी अलग चीज है, तो कंपनी पे केस करो, कंपनी को सू करो, ठीक है। तो वो उनका पैसा वहां से मैं उनका जो क्रेडिटर्स होंगे उनका पैसा मार के भागा तो नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट का मिस यूज कर दिया मैंने कि यार कंपनी अलग चीज है, तुम कंपनी से डेट्स लो, ठीक है, मेरी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हूँ, मैं तो एक अलग हूँ कंपनी से, डायरेक्टर ने ये कहा और कंपनी छोड़ के चला गया। उधर से लोगों के क्रेडिटर्स के पैसे खत्म हो गए, मर गए, ठीक है, अब उनको मिल नहीं सकते पैसे। इधर आके मैंने नई कंपनी बना ली और एसेंशियली वही काम करना शुरू कर दिया जो पुरानी में कर रहा था, और उसी तरह की हरकतें दोबारा करने शुरू कर दी। तो देखे ना, ऐसे तो जो मर्जी बंदा है वो जो मर्जी हो वो जानबूझ के इसी तरह बार बार लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस का मिस यूज कर सकता है। इसीलिए हम वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लिफ्ट करते थे, ठीक है। तो ये जो एक्ट बना है वो भी इसी वजह से बना है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस को मिस यूज करता है, ऐसे डायरेक्टर्स को रोका जाए, ऐसे डायरेक्टर्स को मना कर दिया जाए, ऐसे डायरेक्टर्स पे प्रिवेंशन लगा दी जाए कि वो ये वाली हरकत दोबारा ना करें, ठीक है। A disqualified director cannot be concerned in the management of company directly or indirectly or act as a liquidator or receiver or promoter। एक डायरेक्टर जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है वो किसी भी पोजीशन में डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। CDDA identifies three distinct categories of conduct। ये डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट तीन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ कंडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। नंबर वन, जनरल मिसकंडक्ट इन कनेक्शन विद द कंपनीज। दिस इंक्लूड्स conviction of serious offense in connection with the management of company either in UK or abroad, maximum 15 years disqualification, ठीक है। जनरल मिसकंडक्ट अगर किसी डायरेक्टर ने किया हो, ठीक है, तो उसको क्या सजा होती है, ठीक है।
अगर तो बहुत ज्यादा सीरियस हुआ होगा तो उसको सीरियस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है, ठीक है। कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में था, कंपनी का वो पार्ट था, ठीक है, लेकिन उसने कोई सीरियस ऑफेंस कर दिया, मिसकंडक्ट उसने कर दिया, तो मैक्सिमम 15 साल के लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। या फिर अगर उसने जो कंपनी एक्ट्स है उसकी उसको ब्रीच किया, जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न्स फाइल नहीं की, एनुअल स्टेटमेंट जो है वो फाइल नहीं की, ठीक है, तो जो कंपनी एक्ट 2006 को ब्रीच करता रहा बार बार, परसिस्टेंट का मतलब है बार बार, तो फिर भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया किया जा सकता है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन मैक्सिमम 5 साल के लिए होगी, ठीक है। तो अगर मिसकंडक्ट करता है तो मिसकंडक्ट के हिसाब से, जितना सीरियस उसने मिसकंडक्ट किया उस हिसाब से उसे सजा होगी। मैक्सिमम 15 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, और अगर वो बार बार कंपनी एक्ट 2006 को ब्रीच कर रहा है, जैसे वो रिटर्न्स और डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर रहा, फाइल नहीं कर रहा रजिस्ट्रार को, तो मैक्सिमम 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सेकेंड है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अनफिटनेस, ठीक है। अनफिटनेस का मतलब ये है कि इज अनफिट। अनफिट का मतलब ये है कि अब वो स्किल्स लैक कर रहा है, ठीक है, या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ठीक है। तो वेयर एन इन्वेस्टिगेशन बाय डिपार्टमेंट फॉर द बिजनेस एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी फाइंड्स द डायरेक्टर्स अनफिट टू बी कंसर्न्ड इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंसर्न का मतलब होता है टू बी इंक्लूडेड, टू बी पार्ट ऑफ, ठीक है, टू बी इन्वॉल्व। तो अगर एक ऐसा डायरेक्टर है जिसको जिसके बारे में पता चल जाता है कि वो अनफिट है, ठीक है, यानी कि वो सही डिसीजन नहीं ले रहा, काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहा, ठीक है, कंपनी का नुकसान कर रहा है, तो ऐसे डायरेक्टर्स को जो है वो आप अनफिट करार देते हो, ठीक है, और वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। वेयर लिक्विडेटर्स रिपोर्ट फाइंड्स द डायरेक्टर्स अनफिट टू बी कंसर्न्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। और जब कंपनी का दिवालिया निकल गया हो, जब कंपनी शट डाउन हो रही है, और जो लिक्विडेटर जो ऑफिसर होता है जो कि कंपनी के शट डाउन के प्रोसीजर को कैरी करता है, उसने जो इन्वेस्टिगेशन की, उससे पता चला कि जो कंपनी शट डाउन हुई है उसमें डायरेक्टर का भी हिस्सा था, डायरेक्टर्स के गलत फैसलों की वजह से भी कंपनी शट डाउन हुई है, उस सिचुएशन में भी डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर अनफिटनेस, ये मिनिमम 2 ईयर्स होती है और मैक्सिमम 15 ईयर्स होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनारियो। अगर जो कंपनी शट डाउन हुई, कंपनी लिक्विडेट होगी, बंद होगी, वो डायरेक्टर्स की ही मैक्सिमम गलती थी, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको डिस्क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या सिनारियोज होते हैं। अगर एक डायरेक्टर है वो रॉन्गफुल और फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, गलत कामों में इन्वॉल्व है, ब्राइबरी में, मनी लॉन्ड्रिंग में, तो 15 साल के लिए उसको मैक्सिमम डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वेर एन अनडिस्चार्ज बैंक हैज बीन एक्टिंग एज अ डायरेक्टर, पहले हमने पढ़ा था कि जो बंदा बैंक है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता, तो अगर ऐसा बंदा जिसने अभी जो कि बैंक है और वो डायरेक्टर के काम कर रहा है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है। वेर अ पर्सन एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर, एक बंदा डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर था, उस डायरेक्टर की बात कंपनी में किसी ने सुनी और उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कि शेडो डायरेक्टर जो है, फॉर एग्जांपल वो शेडो डायरेक्टर था, सामने तो नहीं आ रहा था लेकिन बिहाइंड द सीन काम कर रहा था, और उसको पहले किसी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो जो बंदा जिसको पता है कि बंदा डिस्क्वालीफाइड है और उसकी बातों पे अमल कर रहा है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा डायरेक्टर को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ब्रीच ऑफ अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर को जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर दिया जाता है डायरेक्टर को कि यार अब आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो, स्टिल वो बंदा इसकी ब्रीच करता है। ब्रीच का मतलब ये है कि वो अगेन कंपनी में इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करता है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और इसकी वजह से उसको फाइन भी हो सकता है, पेनल्टी फाइन हो सकता है, और उसको जेल में भी डाला जा सकता है, ठीक है। और जो बंदा डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर, द डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर और एनी पर्सन हु एक्ट्स ऑन हिज इंस्ट्रक्शन, डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर खुद और वो बंदा जो कि उस डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था, वो कंपनी के डेट्स के लिए पर्सनली लायबल होंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी शट डाउन हुई है, अब एक डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर जो था, उसके कहने पे एक बंदा कोई काम कर रहा था, ठीक है, उस काम ने जो है वो कंपनी को नुकसान पहुंचाया, तो जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो बंदा जाती तौर पर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर भी और वो बंदा भी जो कि डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन को मान रहा था, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स की रिमूवल की। तो अंडर सेक्शन 168 of Company Act 2006, a company may by ordinary resolution remove a director before expiration of his periods of office, notwithstanding anything in its articles or any agreement between him and it। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एटलीस्ट 2 साल के लिए होता है, ठीक है। लेकिन 2 साल से पहले भी आप जब चाहें डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। कोई एक्सपायरेशन पीरियड से पहले आप कंपनी जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू डायरेक्टर्स को निकाल सकती है, ठीक है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वो कितने साल का था, 2 साल का ही होगा। अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्टर ठीक नहीं है और आपने उसे 1 साल के अंदर अंदर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है।
मॉडल आर्टिकल्स में चाहे जो मर्जी लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हो डायरेक्टर्स और कंपनी के दरमियान, लेकिन शेयर होल्डर्स जो है वो बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन उस बंदे को निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप उसको जल्दी निकालेंगे तो यानी कि कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रही है, तो डायरेक्टर उस केस में डैमेजेस के लिए सू कर सकता है, अगर अगर जो उसको रिमूव किया गया है वो गलत किया गया, ठीक है। तो पहली बात हमने पढ़ी कि डायरेक्टर को आप जब चाहें जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बेशक कॉन्ट्रेक्चुअल हमारा जो मर्जी एग्रीमेंट हुई हुई थी या कॉन्स्टिट्यूशन में जो मर्जी लिखा हुआ था, ठीक है। शेयर होल्डर्स चाहें तो 50% वोट के साथ उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उसको राइटली तौर पर नहीं निकाला गया, गलत रीजन थी, ठीक है, तो फिर जो बंदा है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे केस कर सकता है, जो डायरेक्टर जिसको निकाला गया, क्योंकि उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था ना, आपने उसे जल्दी निकाल दिया, तो वो कंपनी को सू कर सकता है, कंपनी को सू कर सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसको रिमूव करना है तो रिमूवल का प्रॉपर प्रोसीजर है। नंबर 1 स्टेप ये है कि आप 28 डेज का नोटिस भेजेंगे सारे सारे शेयर होल्डर्स को, ये 28 डेज बाद वी आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग इन विच वी विल रिमूव दिस डायरेक्टर। स्पेशल नोटिस है, स्पेशल नोटिस हमेशा 28 डेज का होता है, ठीक है। दूसरा जो नॉर्मल नोटिस होता है 48 डेज का होता है। स्पेशल नोटिस जो है चाहिए 28 दिनों के, 28 दिनों का नोटिस आपने देना है हर किसी शेयर होल्डर को, कि हम लोग 28 दिनों बाद ये मीटिंग रखेंगे, आप लोगों ने आना है, हम इस डायरेक्टर को रिमूव करेंगे। और इस रेजोल्यूशन की एक कॉपी जिस डायरेक्टर को आपने रिमूव करना है उसको भी भेजनी है। सेकंड, नोटिस ऑफ द मीटिंग गोज टू द डायरेक्टर्स एंड ऑल मेंबर्स इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट। नोटिस जो है वो आपने डायरेक्टर को भी भेज दिया, पहले आपने शेयर होल्डर्स को भेजा, फिर डायरेक्टर्स को भेजा। मीटिंग में वो लोग आए, फिर मेंबर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है, मीटिंग अटेंड करेंगे और वोटिंग करेंगे। 50% वोट चाहिए उसको निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर जिसको निकाला जा रहा है वो भी अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को सर्कुलेट कर सकता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में उसने अपनी स्टोरी बोली होगी, अपने डिफेंस में कुछ पेश किया होगा, तो रिटर्न तौर पर जो है वो हर किसी मेंबर को रिटर्न ये भेज सकता है, पेपर जिसमें लिखा होगा कि यार कि मुझे जाहिर सी बात है अपनी वो डिफेंस कर रहा होगा, डिफेंस में जो भी उसने पॉइंट्स लिखे होंगे वो मेंबर्स को भेजेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इतना टाइम नहीं है कि वन बाय वन सारे मेंबर्स जो है उसकी जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है उसको पढ़े, तो वो क्या करेगा कि वो रीड आउट कर देगा, ठीक है। अगर टाइम नहीं है सर्कुलेशन का तो वो रीड आउट कर देगा कि यार अपने बिहाफ पे जो भी अपना डिफेंस है, डिफेंस पे जो भी वो पेश करना चाहता है, जो भी पॉइंट्स है वो रीड आउट करेगा ताकि मेंबर्स को पता हो, ठीक है। यानी कि उसको भी हक है कि वो अपनी बात भी कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर देखा जाएगा कि अगर तो उसकी बात ठीक हुई तो ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसको नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर तो उसका डिफेंस में कोई चीज लैग कर रही हुई, ठीक है, और जिस वजह से उसको निकाला जा रहा है वो वजह ज्यादा स्ट्रांग थी, तो फिर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी, ठीक है। 50% शेयर होल्डर्स से ज्यादा की अगर वोट्स आ गई कि इसको निकालना है, उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है।